सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आपके साथ एक बहुत क्रूशियल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। 10 से 12 मिनट का आपका समय जरूर लूंगा, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हम बोलने में लगे हैं रीनीट करवाओ रीनीट करवाओ। एक क्लैश हो रहा है, यहाँ पर क्लैश हो रहा है स्टूडेंट्स का। डिफरेंट स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो है, दो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है। एक कह रही है रीनीट होना चाहिए, एक कह रही है रीनीट नहीं होना चाहिए, यानी रीवैल्यूएशन होना चाहिए, ग्रेसिंग वालों का हिसाब किताब होना चाहिए, री रिजल्ट बनना चाहिए, यानी रीनीट नहीं होना चाहिए। एक तबका ये कह रहा है, क्योंकि इसमें वो वाले बच्चे भी, जेन्युइन बच्चे भी फंस चुके हैं जिनके 690, 670, 660, 650 मार्क्स अपनी खुद की मेहनत के हैं। उनका कहना है कि सर हमारी इस प्रोसेस में क्या गलती है, अगर रीनीट होता है तो हमें दोबारा एग्जाम लिखना पड़ेगा, हम उस पेन से दोबारा क्यों गुजरे, हमारा मोमेंटम वगैरह सब कुछ ब्रेक हो चुका है, वैसे इतने पंगे हो चुके हैं, अभी तक समझ हमें नहीं आ रहा है कि हम पेपर लिखे क्या करें। आप अचानक से कह दोगे रीनीट करना है, हम कैसे वो वाला मोमेंटम दोबारा गेन कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो तबका जो कह रहा है रीनीट होना चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे फंसे हुए हैं जो लीक से निकल के आए हैं और उनको फिल्टर करना आसान नहीं है, इसलिए रीनीट ही एकमात्र सॉल्यूशन है। ये दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह पे सही कह रहे हैं, दोनों तरफ पे जेन्युइन बच्चे हैं और दोनों ही तरफ पे बेईमान बच्चे भी हैं, क्योंकि बेईमान इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं। यहाँ पे बेईमान वो वाले हैं जो कि किसी तरीके से पेपर लीक के कारण यहाँ पर फंस गए थे, और अगर मैं यहाँ कहूँ बेईमान वो हैं, आप माफ करिएगा मुझे, लेकिन यहाँ बेईमान वो बच्चे हैं जिनके डिसेंट मार्क्स नहीं आ पाए। मैं माफ़ी चाहता हूं अगर आपको बुरा लग रहा है उस बात के लिए। डिसेंट मार्क्स, अब आप समझ सकते हो मैं कितना कहना चाह रहा हूं। वो मार्क्स नहीं आए लेकिन वो सोच रहे हैं कि एक और मौका, लेकिन मैं ये भी यकीन दिलाता हूं आपको कि अगर आपके अभी डिसेंट नहीं आए तो अभी भी नहीं आ पाएंगे रीनीट करवा के, क्योंकि मैं मानता हूं जिस बच्चे के मार्क्स कम से कम 500, 550 ऐसे टाइप की रेंज से ऊपर के मार्क्स अगर जिसके आए हैं, उसके लिए रीनीट फिर भी फायदेमंद है। अदरवाइज आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ ड्रामेटिकल चीज़ें नहीं हो जाएंगी कि 300 मार्क्स से रीनीट देने के बाद आप 700 ले आओगे, ठीक है। हाँ, तो मेरी बात को समझना, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेंगे। मेरी एक एक बात को समझना, और अगर आपको कुछ भी खराब सही जो भी लगता है, बड़ा भाई समझ के नीचे मुझे बता देना कि यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें। बड़े भाई आप हो, मैं नहीं हूँ, ठीक है। की पॉइंट्स में मैं डिस्कस करता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास। ये 4 मेजर प्रॉब्लम है जिनका कोई ध्यान, इनमें से इस प्रॉब्लम पे कम ध्यान दिया जा रहा है। मैंने इस पर डिटेल डिस्कशन रिसर्च किया, अभी मैंने अपने एंड से देखा, मैंने एनटी का नोटिफिकेशन निकाल के देखा कि भाई क्यों। पहले पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, एप्लीकेशन विंडो को रीओपन क्यों किया गया। आप खुद सोचो, लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 फरवरी या 9 फरवरी के दिन आपकी एप्लीकेशन विंडो ओपन हुई थी, और बोला गया था कि 16 मार्च के दिन तक ये चलेगी, रात तक, यानी कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय दिया गया था पेपर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, यानी अपना फॉर्म वगैरह भर लो। आजकल की इतनी डिजिटलाइज दुनिया है कि एक दिन में ही फॉर्म भरा जा सकता है। जो बच्चा थोड़ा सा भी 50% भी अगर नीट एस्पिरेंट है, यानी कि जो 50% भी सीरियस है, वो कोशिश करता है पहले दिन ही अपना एग्जाम भर दे, एप्लीकेशन फॉर्म भर दे, लेकिन फिर भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन ले लिए भाई, ले लिए, 1 महीना ले लिया पूरा। अब कोई बच्चे ऐसे हैं इसमें, अब फिर उसके बाद 18 मार्च को रिकरेक्शन के लिए विंडो खुली। यही होना चाहिए था, यही होता था आज तक, लेकिन इसमें एक बहुत ड्रामेटिकल चीज़ हमें देखने को मिलती है। आप इस बात को समझना, और मुझे प्लीज़ आप मुझे इसका ना जस्टिफिकेशन दे दो अगर आपको पता है तो ये बात, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ कि लगभग 9 या 6 फरवरी को हमारी ये खुली, और लगभग ये चली थी 16 में, एग्जैक्टली आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत देख लेना। ये चली थी लगभग 16 मार्च को, 16 मार्च तक चली। 18 को करेक्शन करने के लिए आया, करेक्शन विंडो खुली कि आपने करेक्शन वगैरह कर सकते हो। उसके बाद हमें बहुत चौंकाने वाली चीज़ दिखती है कि 9 तारीख से 10 तारीख के बीच में, और ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल आ चुका है, इस अप्रैल में एक दिन के लिए 11:30 बजे तक फाइनली, यानी कि 11:30 बजे तक 10 तारीख की फी आप अपनी भर सकते हो और 10:30 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हो। इस तरीके से एक दिन का समय दिया गया है इस फॉर्म को दोबारा फिल करने के लिए, ये प्रोसेस दोबारा करने के लिए, एप्लीकेशन विंडो को दोबारा रीओपन किया गया। ये अपने आप पे एक मुझे बहुत ज्वलंत मुद्दा लग रहा है, इस पर बात कम हो रही है, इसका जस्टिफिकेशन मानना चाहिए। मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने जब रिसर्च की, मैंने देखा एनटी का नोटिफिकेशन पड़ा, वो वाला जिसमें ये बात दी गई थी, उसमें लिख रखा है कि भाई कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि वो फॉर्म को फिल नहीं कर सके, तो उन बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए, उसका भी एक डेटा नहीं है कि कितने बच्चों के लिए, ऐसा नहीं बोला, लेकिन कुछ बच्चों के लिए, फ्यू ऑफ द एस्पिरेंट्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि उनके लिए हम एप्लीकेशन विंडो को रीओपन कर रहे हैं। और लेकिन ध्यान रखना, अच्छे से करेक्ट तरीके से भरना, क्योंकि इस बार आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसे करके बोला जा रहा है। तो यार आप खुद सोचो एक बारी के लिए कि एक स्पेसिफिक क्या ऐसा कारण हो गया, क्या ऐसा था कि इंटरनेट की सुविधाएं बंद हो चुकी थी 1 महीने में, मतलब कुछ ऐसी विपदा आ गई थी क्या। जैसे एक बारी में कोविड वाला सिनेरियो होता तो हम कहते कि हाँ बच्चा घर में है, हो सकता है वो गांव से शहर में जाता हो, वहां जाके अपना फॉर्म फिल करता हो, नहीं जा पाया, मतलब कुछ एक जेन्युइन एक स्पेसिफिक कारण होना चाहिए ना कि क्यों खोल रहे हो आप। ऐसे तो यार आप कुछ भी, आप 9-10 को, फिर तो आप 15 को ही बोलते हैं, 15-16 को और कुछ बच्चे बच गए, क्योंकि बचने वाले तो बच ही जाएंगे उनको, लेकिन एक सबक मिलना चाहिए उससे कि भाई तुमने क्यों नहीं भरा फॉर्म, तो मिलता है सबक। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप एक दिन के लिए खोल दे रहे हो, तो इसमें क्या समझा जाएगा कि कोई वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन छूट गया था,
क्योंकि आप मैं बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि खुल जाएगा। बोल तो रहे 25 लाख बच्चे बोलते रहे री एग्जाम कराओ, हो रहा है क्या एग्जाम? यहां बोला गया एक बार रीओपन कर दो, हो गई रीओपन। तो ये बहुत जबरदस्त वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा या कोई रहा होगा जिसने काम किया था। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से एप्लीकेशन विंडो को रीओपन किया गया। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज आप इस क्वेश्चन को जरूर उठाएं जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने आ रहा हूं। दूसरा पॉइंट है पेपर लीक के बारे में। पेपर लीक के बारे में अलग अलग जगह कहीं पे र्यूमर्स चले थे शुरुआत में, कई जगह पुलिस ने डायरेक्टली हरियाणा पुलिस ने भी इस बारे में साफ साफ बोला है, एफआईआर दर्ज है अलग अलग जगह की, बिहार की या कहीं की। वहां पर साफ साफ बताया गया कि हाँ सर हमने पकड़े हैं कुछ बच्चे कुछ डॉक्टर्स कुछ अलग अलग लोगों को पकड़ा है पेपर लीक के केस में। उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए, उन लोगों को आगे लाना चाहिए, एक सरकारी गवाह बनाकर, एक सरकारी नहीं अपनी तरह से गवाह बनाकर उनको लाना चाहिए कि भाई देखो इनकी कॉपी वगैरह ये है और इस तरीके से पकड़े गए थे। ये पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके कारण आज बच्चा कह रहा है कि दोबारा से री एग्जाम कराओ। क्योंकि दूसरी जो चीज है यहाँ पे ग्रेस मार्क्स उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना उसे हाईलाइट किया जा रहा है। मैं समझाता हूं आपको। ग्रेस मार्क्स में बोला गया कि ग्रेस मार्क्स का जस्टिफिकेशन एनटीए ने पहले नहीं दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के इतने दिनों 5 मई को एग्जाम हुआ, फिर 4 जून को आपका रिजल्ट आया। इस बीच में कभी भी एनटीए ने कोई नोटिफिकेशन जारी करके ये नहीं बोला कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे, या फिर एनटीए ने ये उस दिन भी नहीं बोला जब ये बात पता चली थी कि टाइम लॉस होगा, ये होगा वो होगा। एक एनटीए ने बोला कि एक ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए ऑनरेबल कोर्ट का, उसको फॉलो करते हुए हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। और 2018 का एक वर्डिक्ट उठाया उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें बोला गया कि उसके आधार पर हम ग्रेसिंग कर रहे हैं, ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। सवाल सीधा सा यह है कि वो जो वर्डिक्ट दिया गया था वो क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए था, जो 2018 में एक ऑनलाइन एग्जाम था। ऑनलाइन एग्जाम में काफ़ी इजी टू एक्सेस होता है ये पता करना कि टाइम लॉस कितना हुआ कितना नहीं हुआ। लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में आप कैसे पता कर सकते हो, क्या मायने क्या है, क्या मानक क्या है, क्या पैमाने क्या है? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा क्लास टेस्ट नहीं चल रहा है यार कि बच्चा रो रहा है तो भाई 10 में से 10 दे दो वरना वो कर दो, ये थोड़ा चल रहा है। यहाँ पर जो फेयर है वो होना चाहिए। क्योंकि आप हो सकता है आप बोल रहे हो कि हमने इन बच्चों के लिए सही कर दिया, किसी के लिए सही, लेकिन आप किसी के लिए जब सही कर रहे हो, आपने उस बच्चे के लिए तो सही किया है जो पेपर लीक से या फिर ग्रेसिंग को अभी मैं हटा रहा हूं, लेकिन जो पेपर लीक वगैरह से एक बारी के लिए टॉप कर रहा है वो थोड़े ना बुरा बोलेगा एनटीए को, वो तो एनटीए को भगवान मानेगा यार क्योंकि उसने एमबीबीएस बना दिया उसे। लेकिन उसके जरिए हमें ये नहीं देखना कि कौन सही, हमें देखना कि सत्य कौन सा वाला है, उसी के साथ खड़ा होना है हमें। ऐसा नहीं कि सत्य को अपने साथ लाके खड़ा कर देना है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ग्रेसिंग मार्क्स में इन्होंने एक तो हमें नो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहीं देखने को नहीं मिला। एग्जैक्टली कोई पैरामीटर सेट नहीं किया गया कि किस तरीके से किस आधार पर हमने मार्क्स दिए। तो कैसे पता चला ग्रेस मार्क्स दिए? जब हम लोगों ने, आप लोगों ने आवाज उठाई ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम जब रिजल्ट आया था अभी 4 जून को, उसके 1-2 दिनों के अंदर वो तो भला हो इन चीज़ों का, सोशल मीडिया का और आप जैसे अवेयरनेस लोगों का, कि आप जैसे लोगों ने इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और एनटीए कान तक पहुंच गई। उसने बोला कि मामला फैल ना जाए, ज़्यादा बात यहाँ तक ना आ जाए, ज़्यादा बात यहाँ तक ना आ जाए, यहीं पर रफा दफा कर दो। इसलिए काम कर लेते हैं, फटाफट से ग्रेस मार्क्स देते हैं। और उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन दिया 718-19 का, उसी लिए दिया, वरना नहीं देते ग्रेस मार्क्स के बारे में। वो भी बात इसलिए उठी कि भाई ये 718-19 मार्क्स आ कैसे गए। तब एनटीए को याद आया भाई यहाँ पे मैं फंस गया यार, यहाँ पे मैं फंस गया। काश ये बात याद होती तो 718-19 नहीं देता, 715 और 16 से नीचे पे निपटा देता सबको। समझ रहे हो आप मेरी बात को? 718 और 19 ये मैथ्स उनका नहीं लग पाया वहाँ पे, और उसी की वजह से वो आज भी अपने आप को मान रहे होंगे कि यार वहाँ पे गलती हो गई। कहते हैं ना कि यार कोई भी गुनाह करो एक सबूत छूट ही जाता है। आपको पता है ये पूरी कहानी खुली 718-719 से, समझ रहे हो आप? वही एक कड़ी थी, वहीं से खुली है सारी कहानी। इसका कोई फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई डेटा नहीं दिया गया कि कितने बच्चों को हमने दिया, किस किस तरीके से दिया, उसका कोई डेटा नहीं है और कोई लीगल बेस नहीं है। क्योंकि वो भले ही उन्होंने बोला कि हमने ऑनरेबल कोर्ट के आधार पे दिया, ना कोई फाइल नंबर ना कोई केस नंबर कुछ नहीं दिया, वो तो लोगों ने पता कर करके निकाल दिया कि भाई वो क्लैट का रेफरेंस देना चाह रहे हैं, वरना उन्हें बताना चाहिए था क्लियरली कि हम किसका रेफरेंस दे रहे हैं। उनका मानना था कि 2-5 दिन तो उनके ढूंढते ढूंढते लग जाएंगे, लेकिन इसमें लोग काफ़ी शिद्दत से लगे हुए आपके टीचर्स वगैरह, इसलिए अच्छा काम हो पा रहा है। नो लीगल बेस, कोई लीगल बेस नहीं है। सबसे पहले तो ऑनरेबल कोर्ट ने इनसे यही पूछना चाहिए कि तुमने किस आधार पर ग्रेसिंग की है भाई, ये चल ही गया रहा तुम्हारा यार, अपनी मर्जी चल रही है कि इसको इतने दे दो। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एक रैंक पे कितने कितने बच्चे खेल रहे होते हैं। आप खुद ही सोचो ना यार कि कितना भयंकर एग्जाम होता है। लगभग 1 लाख बच्चे निकल रहे हैं, 25 लाख बच्चे दे रहे हैं, 25 लाख में से 1 लाख बच्चे निकलने, आप रेशियो यहाँ पे निकालने की कोशिश करो कितना हाई रेशियो चल रहा है। और ऐसी सिचुएशन में आप ग्रेस दे रहे हो और बिना किसी आधार के, तो ये उनको पेन देगा जो बच्चा मेहनत कर रहा था, उसको पेन मिलेगा। क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं 670, 680, 690 नंबर पे अच्छी रैंक अपनी सोच रहा था, अच्छे ड्रीम कॉलेज को एक्सपेक्ट कर रहा था, और उसके लिए बहुत लाले पड़ रखे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ग्रेस मार्क्स का अपने आधार वगैरह क्यों नहीं दिया और कितनों को दिया, उनके
उसको डेटा को क्यों नहीं आपने ओपन किया, क्यों नहीं आपने पब्लिक किया, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहती। सबसे पहली बात, गलती थी ना आपकी सर, आपकी गलती थी ना ग्रेस मार्क्स में। टाइम लॉस किसने करवाया? बच्चों ने करा टाइम लॉस, आपकी ही अथॉरिटी, आपकी ही एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा टाइम लॉस किया गया। तो इसका भुगतान कौन करेगा? बच्चे करेंगे क्या? नहीं, आप लोगों को ही करना चाहिए। तो पहली गलती आप वही कर रहे हो जो मैंने आपको बताई, और दूसरी गलती यहाँ कर रहे हो, मतलब गलतियों में गलतियां। उसके बाद OMR स्कैन, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, ये कम हाईलाइट पे आ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी लाइमलाइट पे आ रहा है। OMR स्कैन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है और वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे, उनके उसमें OMR में स्कैन हुआ है, सॉरी स्कैम, OMR स्कैन में स्कैम हुआ है। स्कैम ऐसा हुआ है कि कईयों का आपने देखा होगा कि कईयों को बोल दिया कि तुम्हारी OMR ही फटी हमें मिली, किसी किसी की कंडीशन अलग अलग है। कई बच्चों ने मुझे ऐसे ऐसे मेल करे हैं, मैसेजेस करे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि सर हमें ना मार्क्स हमारे जितने आ रहे उतने दे ही नहीं रखे। वो उनका एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का इशू चल रहा। कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा भी बोला, वो ईमानदार किस्म के बच्चे थे, उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि सर मैंने बायोलॉजी का पूरा सेक्शन जो छेड़ा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैंने छेड़ा भी नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ पे भी परसेंटाइल मिल रखी है। ये भी एक बात है। तो इस तरह, ये ईमानदार वाले बच्चे थे जिन्होंने बताया। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें से सारे के सारे जो टैग पॉइंट्स है, ये चारों काम किया है। इसके लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 1 घंटे का तो मिनिमम मैं मानता हूँ समय उन्हें देना चाहिए था, और इन सवालों का उन्हें जवाब देना चाहिए था क्लियरली। जिस लोगों को पेपर लीक के बारे में आप डेटा निकल के आ रहे हैं, अगर आपको पेपर लीक के बारे में कुछ सबूत वगैरह, कुछ एविडेंसेस आपके पास है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। कोशिश करो कि ये सोचो कि ये सब चीज़ें कोर्ट में जाएंगी, और कोर्ट आपके इमोशंस नहीं देखेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि आप बोल रहे हो पेपर लीक हुआ तो हो गया। अगर आपने उनके हाथ में एविडेंस पकड़ा दिया तो कोई दुनिया की ताकत मना नहीं कर सकती, उन्हें मानना पड़ेगा। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, वो ये है कि इसका इलाज क्या है। देखो यार, अब मैं यहीं पर आ चुका हूँ फाइनल, इसके इलाज पर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। अब इस बात को ध्यान से सुनना जरा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से। सर रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरे से बहुत बच्चों ने सवाल करा। अब सुनो मेरी बात, सुनना। रीनीट होना चाहिए विथ सम टर्म्स एंड कंडीशन। ये जो रीनीट है ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ होना चाहिए। अब प्लीज सुनना मेरी बात को, अगर आपको गलत लगे आप मुझे बता देना, सही लगे तो आप मुझे बता देना। देखो, एक तरफा नहीं सोचना। मैं एक एजुकेटर हूँ, मेरे लिए सारे बच्चे समान है। मैंने हर बच्चे को पढ़ा रखा, उस बच्चे को भी पढ़ाया इसके 590 नंबर आ रखे, उसको भी पढ़ाया इसके 690 नंबर आ रखे। तो हर प्रकार का बच्चा पढ़ता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो बोले सर कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे, कोई बात नहीं, 300 नंबर आए तो क्या हो गया, अगली बार दोबारा पढ़ लेंगे। लेकिन एक इस तरह का भरोसा तो चाहिए, विश्वसनीयता तो चाहिए। एग्जाम में क्रेडिबिलिटी तो होनी चाहिए कि सर हम अगले बार देंगे, लेकिन स्कैम ना हो। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूं आपको कि 2 कैटेगरीज जो हमारे पास बटी हुई थी, एक है हमारे पास रीनीट वाली जो कह रही है सर रीनीट करवाओ, और एक कैटेगरी हमारे पास जो बोली है री रिजल्ट कराओ। री रिजल्ट का मतलब ये कह रहे हैं, री रिजल्ट वाली जो कैटेगरी है या री इवैल्यूएशन वाली कैटेगरी है, ये थोड़ा सा आज की डेट में थोड़ा अंडर एस्टिमेट हो जा रहे हैं। इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ये कोई दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है, ये भी हमारे ऐसे लोग हैं, ये भी वही बच्चे हैं जो ये बच्चे हैं। हमें यहाँ पर सत्य के साथ लड़ना है, आधा सच आधे झूठ के साथ नहीं लड़ना। ठीक है, मैं मानता हूं कि मेजॉरिटी में वो बच्चे होंगे जो रीनीट वाले होंगे, क्योंकि खुद सोचो 1 लाख बच्चे एग्जाम में निकलते हैं, बाकी बच्चे 24-23 लाख बच्चे, वो सारे कहीं ना कहीं नहीं होंगे, उन्हें एग्जाम नेक्स्ट ईयर देना ही है। तो वो रीनीट अगर कह रहे हैं, मैं मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे गलत सेंस में मत ले लेना कहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेजॉरिटी इनकी ज़्यादा है, दे आर मोर देन दीज, बहुत ज़्यादा है। अब लेकिन मैं वो बात कहूँगा जो सही बात है, अब चाहे किसी को बुरी लगे या सही लगे। अब समझना, इनका लॉजिक यह है कि सर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग फंस गए हैं, ना केवल ये वाले, अगर सिर्फ वो वाले बच्चे होते ग्रेस वाले तो एक बारी के लिए उन्हें शॉर्ट आउट कर सकते थे। जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम 1600-1700 बच्चे का, जो कि उनका डेटा ही गलत है, 1600-1700 बच्चे है भी नहीं, वो कह रहे हैं हम उनका एग्जाम करवा देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, रैंक वगैरह में जो जैसी आई थी वैसी रहेगी, आपको रत्ती भरा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर डेटा ही गलत दे रखा है 1600 बच्चों का। ये बोल रहे हैं इसीलिए सर, क्योंकि असली मामला अटका है लीक पे, पेपर जो लीक हुआ था, और जो पेपर लीक हुआ था उसमें जो बच्चे जहाँ जहाँ बैठे, आपको आइडिया नहीं लग सकता कहाँ कहाँ बैठे, वो बच्चे घुस घुस के बैठे हुए, आपको पता ही नहीं किस किस किनारे कोने में बैठे हुए दुनिया भारत के। तो ऐसे में आप उन्हें कैसे पकड़ सकते हो? तो एक ही तरीका है सर, रीनीट करवाओ। बहुत सही, बहुत सुंदर, इन लोगों ने कहा कि ऐसा करो, इनकी बात बहुत सुंदर। अब इन लोगों की बात सुनो, ये जो कह रहे हैं इन पे कोई बोल रहा है कि जब ये बोल रहे हैं कि सर नहीं रीनीट नहीं करवाना, नो रीनीट कह रहे हैं, तो उस समय लोग इनको बोल रहे हैं अच्छा तो तुम वही वाले हो जिनके मार्क्स, जो तुम वो थे मतलब स्कैमर थे, यानी कि तुम वही वाले हो जिनके मार्क्स में लीक वाले बच्चे थे, तभी तुम बोले। इसमें वो बच्चे आ गए ना, क्योंकि ये मिक्स हो गया ये वाला। इसमें एक तो स्कैमर्स हैं, वो भी बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्हें घाटा हो जाएगा। इसमें एक जेन्युइन बच्चा भी है, इसमें एक नहीं बहुत सारे ऐसे जेन्युइन बच्चे होंगे जिनकी मार्क्स आ रखे हैं 630 से 690, 700, 690 क्या पूरे 720 ले लो, यानी मोटा मोटा ले लो आप 600 से लेके, जिनके मार्क्स पूरे 600 से लेके आप मान लो कि पूरे 720 तक के मार्क्स आ रखे हैं, ऐसे बच्चे, और थोड़े बहुत आगे पीछे भी ले लेना, पीछे ले लेना और थोड़ा। तो कुल मिला के ऐसे बच्चे ये कह रहे हैं नहीं सर नहीं होना चाहिए,
ये कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं क्योंकि यार हम हमारा ठीक ठाक काम अगर बढ़ रहा है, बन पा रहा है, मतलब देख लेना अकॉर्डिंगली। ऐसे बच्चे होंगे जो कह रहे हैं कि हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जनरल और अदर रिजर्व कैटेगरी को ही मैंने ले रखा है। तो कह रहे हैं सर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कर लो कि जो ग्रेसिंग वगैरह है उसको जितने हद तक सही हो सकता है। हमें इतनी अब जान नहीं बची, हमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम दोबारा जाकर के रिजल्ट लिखें, दोबारा से पेपर बनाएं, दोबारा से नीट का एग्जाम दें, तो हमारा रिजल्ट बना के हमारे हाथ में दे दो। अब क्या होगा, इसमें मैंने एक फॉर्मूला दिया है, छोटा सा फॉर्मूला मैंने दिया है। इस बारे पे मैंने कोशिश की है कि अगर आपको सही लगता है तो आप इसको आगे सर्कुलेट कर सकते हो, अगर आपको सही लगता है। अगर आपको कोई खामियां लगती है आप मुझे बताएं, और प्लीज़ लॉजिक के साथ बताना। ऐसा नहीं कि आप एक तरफा बोल दोगे कि सर आपका प्लान गलत है, बोल देना मुझे कि प्लान गलत है। मैं कह रहा हूं कि एक कराओ नीट का सेकेंड एग्जाम, मेरा ये प्लान है। नीट का फर्स्ट एग्जाम हो चुका है, नीट का एक सेकेंड एग्जाम कराओ। इन दोनों एग्जाम में जो भी रिजल्ट आएगा उसका एवरेज ले लो और वो आपके फाइनल मार्क्स हो जाएंगे। ये मैंने एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, मैं ये नहीं कह रहा कि परमानेंट सॉल्यूशन है, मैं सिर्फ एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में सब कुछ है, बस एक आइडिया नहीं है। क्योंकि इन दोनों में बहुत भारी कॉन्फ्लिक्ट है, और ये बच्चा आप देखो, ये बच्चे इनकी माइनॉरिटी में है, लेकिन ये बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं। मुझे ऐसे बहुत कॉल और मैसेजेस आ गए, समझ में आइए। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो रीनीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, रीनीट करवाया नहीं करवाया, लेकिन रीनीट करवाने से हम क्या करेंगे समझना। इसमें हम उन लोगों को जो गलत बच्चे हैं, जो गलत लोग इसमें एंटर हो चुके थे, उन लोगों को फिल्टर करने का तरीका है रीनीट। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि नीट 1 में किसी के 720 मार्क्स आ गए और एक बच्चे के भी 720 मार्क्स आ गए। दो बच्चे हैं, दो कैटेगरीज हैं, दोनों के 720 मार्क्स आए हैं। एक वाला फेयर है, एक वाला रॉन्ग वाला है, एक वाला स्कैमर है, एक वाला फेयर मार्क्स लाया 720। अब आप मुझे बताओ, आप खुद सोचो कि जो 720 लाया है, पेपर जैसा आएगा, उसकी तैयारी अच्छी खासी है, लेकिन अगर उसको ऐसे वादे मिलेंगे कि भाई नीट 2 भी है, ये दिखेगा, वो पेपर देने के लिए अगर तैयार हो गया एक बारी के लिए, क्योंकि इसने पढ़ा हुआ बच्चे ने, ठीक है यार, इसको हम बता रहे हैं कि एवरेज निकलेगा, चिंता मत करो। अभी मैं समझाता हूँ आपको, ये बच्चा कितना ला सकता है। मेरा मानना है कि मिनिमम टू मिनिमम ये कम से कम, अगर 720 वाले को मैं दूँ, ये कम से कम 700 तक तो आ ही जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है 700, ये 720 दोबारा फोड़ सकता है, लेकिन मैं केस दे रहा हूँ कि 700 तक कम से कम ये ले ही आएगा अगर आप इसे दिलाओगे। अब मुझे बताओ इसका एवरेज क्या निकलेगा, दोनों को जोड़ दो, 1420 हो रहा है, 1420 हो रहा है, उस 1420 का आधा कर दो, आपको मिलेगा 710। 710 मार्क्स हम कह सकते हैं कि इसका एवरेज बना, यानी इसका फाइनल रिजल्ट बन रहा है 710। माना कि ये 720 से 710 पे जरूर आ गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जबरदस्ती, वो 720 दोबारा ला सकता है, लेकिन उतना ज्यादा हाई डेविएशन देखने को नहीं मिला। और ये नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूं मैं एक तरह का, इसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और आप देखना कि नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं एक सही न्यूट्रल नॉर्मलाइजेशन है। अब इस वाले बच्चे को सोचो जो स्कैमर है, आपको क्या लगता है, जो बच्चा रात में आंसर शीट देख के आ रखा किसका क्या जिसको पता है क्या क्या है, वो क्या उसको कुछ भी आता होगा, नहीं आता होगा, उसने पढ़ा ही नहीं होगा साल भर, इन्हीं चक्करों में होगा। इसमें सारे स्कैमर्स होंगे, बड़े बड़े लोगों के, जिनके वीवीआईपीज जो है, इनके लिए एप्लीकेशन विंडो खुली थी, उनके लोग होंगे, वो यहाँ होंगे। अब आप मुझे बताओ कितने मार्क्स ला सकते हैं। मैं तो इन्हें जीरो देने के चक्कर में हूँ, क्योंकि इनके बस का है नहीं एक क्वेश्चन भी हिला देना, माइनस में चल जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हो इसलिए मैं 300 मार्क्स दे देता हूँ इन्हें। 300 मार्क्स के लायक ही नहीं है, लिखने का मन ही नहीं कर रहा है यार, ठीक है। जो स्कैमर होगा वो ला ही नहीं सकता, क्योंकि जो सही मायनों में स्कैमर है वो ये जितने ज्यादा ला सकते हैं उतने कम लाएंगे, ध्यान रखना। एक मिनट रुको। ये माय डियर ज्यादा से ज्यादा आप लेके चल लो 200 मार्क्स, अगर मैं इसे मान के चलता हूँ, ये 920 मार्क्स ला रहा है। 900 का आधा 450 होता है, तो लगभग 460, मेरे ख्याल से 460 नंबर ला रहा है, 460 हाँ 460, तो 460 मार्क्स ला। अब आप देख सक रहे हो, आपने फिल्टर कर दिया वो 710 और 460। अब आप एवरेज लेके देखो, इनका हिसाब किताब लगे देखो, वो बच्चा जो टॉपर था वो टॉपर दिख रहा है, जो स्कैमर था वो स्कैमर हो गया, फेल हो गया। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके का यहाँ पर गणित लगाने की कोशिश की गई है। अब इसमें टाइम देना चाहिए। पिछली बार एक जो मैंने बताया ऑनरेबल कोर्ट का जो मामला आया था, उसमें उन्होंने री एग्जाम के लिए 28 दिनों का समय दिया था। तो ऐसा ही कुछ टाइम दिया सकता है, 28 डेज का टाइम दिया जा सकता है। ये अकॉर्डिंगली हो सकता है, कितना देना है ये मैं इस पर, ये मेरा चर्चा का विषय नहीं है कि टाइम कितना देना है, ये मैं नहीं बोल रहा। ये प्लीज डिसाइड की जाएगा, अथॉरिटीज डिसाइड करें इसे। मैंने एक आइडिया देने की कोशिश की है। 28 दिन फिर भी ठीक ठाक है कि बच्चा एक बार रीअरेंज करे, दोबारा से अपनी बुक्स को एक बार रिवाइज करे, तो उसके लिए मेरे ख्याल से 28 डेज आर इनफ। तो एक काम हो सकता है। अब इसमें कुछ बच्चे आते हैं, वो मेरे से कहते हैं कि सर ये ना ये वाला गलत लग रहा है, क्योंकि सर हमारे तो इस बार 580 आए हैं, तो हम 7, देखो एक बार के लिए कोई कह रहा सर मेरे तो 520 आए हैं, अगर मैं 720 ले भी आऊँगा तो यहाँ पे 20 20 40 7 5 12 12 और कितना हो गया 13 0 2 2 4 और 7 5 12 सिंपल 12 इतना हो गया। सर इसका आधा करेंगे, 2 छक्के 12 2 दूनी 4 620 मार्क्स आएंगे। सर मेरा तो तब भी नहीं होगा, ये ऐसा बोल रहा है, मेरा तो तब भी नहीं हो रहा। भाई उसके लिए नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा कि सबका करवाना है। ये देखो कि तुम्हारे 520 में से बड़े नहीं बड़े। और पहली बात ये भी सवाल नहीं है कि बढ़ावाने ही बढ़ावाने तुम्हारे। अब एक बच्चा फिर से आ रहा, वो बोल रहा सर मेरे 300 मार्क्स है। अरे यार इनके लिए बात नहीं हो रही ना, अभी हमें बात हो रही है जो जेन्युइन बच्चा है वो निकल के आए। मेरा ये सवाल ही नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ने चाहिए। जो जेन्युइन बच्चा है उसके लिख के ले लो, मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसके मार्क्स प्लस माइनस जाएंगे 10 5।
ये जो भी उसके एक्चुअल मार्क्स अभी आ रहे होंगे उसी में आप प्लस माइनस 10 कर देना, उसके प्लस 10 भी हो सकते हैं माइनस, और यही नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किसी ना किसी को करना पड़ता है। ये टॉपर भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, 720 में 710 पर आ रहा है। तो यार यही तरीका है, मुझे लगता है कि ये तरीका मेरे ख्याल से तो सही है, मैंने जितनी हिसाब से सोचा, क्योंकि आप चाहे कुछ भी मानो ना, लेकिन मैं सोच यही रहा था काफ़ी दिनों से, मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे करके हम इसको ना इक्वल कर सके, एक सेम बैटल ग्राउंड में सबको ला सके। मुझे लगता है यही एक तरीका है। तो रीनीट एग्जामिनेशन विद सम कंडीशन ये है, तो रीनीट की जगह हमें बोलना पड़ेगा नीट 2, हैशटैग नीट 2 हमारा, अगर आप इस बात को ध्यान में रखें तो मुझे लगता है बेस्ट चीज़ होगी इसमें। क्योंकि अथॉरिटीज़ भी, जब मैं आपको बोल रहा हूँ ये वाली बात, मैं आपको बोल रहा हूँ क्या, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो सुनो आप। प्रॉब्लम ये आ रही है डियर स्टूडेंट, जब आप एग्जाम की बात कर रहे हो ना रीनीट की, ये बच्चे अपोजिशन में खड़े हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे जा रहे हो ना कोर्ट के पास, अदालतों के पास अपने न्याय की गुहार के लिए, क्या ये बच्चा नहीं जाएगा न्याय के लिए? ये भी तो बोलेगा सर मेरी क्या गलती, ये भी एनटीए को लपेटेंगे। तो इस चक्कर में क्या होगा, एनटीए ना इनकी सुन पा रहा है ना इनकी सुन पा रहा है, इसलिए वो करेगा फिर अपने मन की। असल में अगर आप सिर्फ रीनीट की रट लगा के चलोगे तो कहीं ना कहीं मामला अधर में लटका रहेगा, फिर वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो सकती है कि एक बारी के लिए हो जाए। लेकिन अगर हम नीट 2 की डिमांड करते हैं, हैशटैग नीट 2 की डिमांड करते हैं और एवरेज मार्क्स को उसमें लेने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट चीज़ होगी। अब इसमें कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर इसमें डेसिमल में पॉइंट में आंसर आएगा, तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रैंक इक्वल मार्क्स इससे पहले भी आते थे, अभी भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डेसिमल आएंगे तो क्या हो गया, आगे पीछे जो भी हो रहा हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। सारे के सारे डेट कंप्यूटर में डालो एक बार, सिस्टम में आप कोडिंग करो, सारा का सारा रिजल्ट अपने आप निकल के आता है। मुझे जो लगा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अगर आप, मैंने एक अच्छे मन के साथ इस चीज़ को करा था, ठीक है। आपको कैसा भी लगता है, आप हो सकता है मुझे उठपटांग 10 बातें सुना के चले जाओ, तो मैं सुनने के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने ये जो चीज़ बोली है, ये मैंने ऐसे बोली है ताकि बैलेंस्ड मामला रहे। एक हम ये अभी तक रीनीट में सिर्फ ये है, ये बच्चे भी रीनीट में शामिल हो जाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी हम लोगों की, और फिर कोई कारण ही नहीं है, कुछ कारण ही नहीं है, मौका ही नहीं है कोई कि कोई बोल सके कि होगा। अभी तक आपने देखा होगा कितने भी जो कोचिंग सेंटर्स हैं, बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं, रीनीट की डिमांड स्पेशली नहीं कर रहे, वो कोर्ट में जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि तुम्हारी डिमांड क्या है, स्पेशल डिमांड बहुत कम है कि जहाँ पर स्ट्रिक्टली रीनीट कहा जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जो कोचिंग माफियाज हैं, उन कोचिंग माफियाज को अपने रैंक 1 होल्डर मिल चुके हैं, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा, ऐसा काम करना है जो सिर्फ हल्ला ना मचाए, जिस काम में कुछ रिजल्ट निकल के आए। तो हैशटैग नीट 2 अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो आप इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को पर्सनली समझाओ कि इसका मतलब क्या है, अदरवाइज इस वीडियो को सेंड करो। अभी के लिए इतने डियर स्टूडेंट्स, आई होप सब कुछ अच्छा होगा। बस आप अपना ख्याल रखना, अपनी मेंटल हेल्थ का आप ध्यान रखो। आप जेन्युइन हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहो, जो कुछ होगा वो आपके हक में ही होगा। गुड बाय।